हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए, आज के लेक्चर में जो क्लास 12 का रिलेशन फंक्शन पढ़ा रहे थे एक्सरसाइज 1.1 बालाजी की बुक से। बालाजी की बुक जिसके पास नहीं, तो पिछले वीडियो में हमने 1.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन वीडियो में दिखाए थे। हमने कहा था स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, समझिए। तो उसमें से 7 नंबर तक हुए थे, क्योंकि कल वाले मतलब प्रीवियस वीडियो में, कल के वीडियो में या कह सकते हैं इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ एग्जाम्पल भी कराए थे। हमने कहा था जो एग्जाम्पल अच्छे होंगे वो भी कराएंगे, एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, और बालाजी की बुक से तो एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज के कराए ही जा रहे हैं। तो देखिए, जिसके पास बुक नहीं है कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हमने वीडियो में क्वेश्चन दिखा दिए थे, क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, तब पढ़ो। तो अब देखिए, आइए 8वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के। अब ये क्वेश्चन कहाँ हैं, तो पिछले वीडियो में सारे क्वेश्चन का हमने वीडियो दिखाया था। हमने कहा था स्क्रीनशॉट लेकर के इनको नोट कर लीजिए जिनके पास बुक नहीं है, क्योंकि बताया था बुक पर्टिकुलर इसलिए सेलेक्ट की गई कि जो लिखने का टाइम है वो थोड़ा बचता है, और एग्जाम्पल भी बताते हैं, एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। तो आप निश्चिंत होकर के हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। कमेंट्स करिए तो हमें भी पता चले कि आपको पढ़कर कैसा लग रहा है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको हर एक चैप्टर का, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट्स करिए, आप बताइए कि कैसा लग रहा है पढ़ करके, क्योंकि हमने बताया कि हम केवल फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, हम आपको सिखाने के लिए वीडियो बनाते हैं। हमने पहले ही सोच रखा था कि हम आप लोगों को मैथ 100%, जो आप लोगों के अंदर मैथ का डर है ना, वो भगा करके ही रहेंगे। चलिए, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.1 के 8 नंबर क्वेश्चन पे। जो प्रीवियस वीडियो था, इसके पहले के पहले वाला, उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन वीडियो में आपको दिखाए थे जिनके पास बालाजी की बुक नहीं है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। एक बार देख लेते हैं वीडियो में 8 नंबर जहां पर लिखा गया है। चलिए, आ रहा है, देखिए। तो 8 नंबर में क्या है देखते हैं थोड़ा सा। ए एक कोई समुच्चय दिया गया है, माना ए कोई समुच्चय। देखिए, ए एक समुच्चय दिया गया है 1 2 3 4, इस तरीके से 5 6 7 8 ऐसे। इसके कुछ उप समुच्चय बनाए का विभाजन करके उप समुच्चयों, इस ए के कुछ उप समुच्चय बनाए गए हैं। देखिए, इसके कुछ उप समुच्चय बनाए गए हैं। एक उप समुच्चय बनाया गया है 1,6। 1,6 इसका उप समुच्चय क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर क्लास में आपने सेट थ्योरी पढ़ी होगी। ना पढ़ा हो तो आप हमारे ही चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाइए, देखिए हमने सेट थ्योरी के वीडियो बनाए हैं, सेट थ्योरी के, आप समझ जाएंगे उसमें। तो 1,6 देखो, 1,6, तो 1,6 ए का क्या हो गया उप समुच्चय। 2,7, 2,7, 3,8, 3,8, 4, 5, इस तरीके से। ये क्या है, ये जो समुच्चय ए दिया गया है उसके उप समुच्चय हैं, सबसेट है। सबसेट कहा गया ए में कोई संबंध आर, इसी समुच्चय ए में कोई संबंध आर बनाया गया है। देखिए, ए में कोई संबंध आर बनाया गया है। किस टाइप से बनाया गया है? क्योंकि आपको पता है जो संबंध बनता है वो किसी समुच्चय पर ही बनता है। तो आर कैसे बनाया गया है देखिएगा थोड़ा सा। आर इस टाइप से बनाया गया है, ए कामा बी सच दैट ए व बी समुच्चय ए के विभाजन से प्राप्त एक ही उप समुच्चय में है। एक ही उप समुच्चय में है। इसका थोड़ा सा मतलब समझिएगा। कोई संबंध बनाया गया रिलेशन ए कामा बी सच दैट, इस प्रकार से कि ए व बी समुच्चय ए के विभाजन से प्राप्त एक ही उप समुच्चय में। मतलब यहाँ पर ए और बी जो अवयव हैं वो समुच्चय ए के, जैसे समुच्चय ए के ये सब उप समुच्चय हैं,
तो ए व बी क्या होंगे, समुच्चय ए के विभाजन से प्राप्त एक ही उप समुच्चय में होंगे। मतलब ये जो दोनों ए और बी एक ही उप समुच्चय में होंगे। एक ही उप समुच्चय में होने का मतलब या तो इसमें होंगे या फिर इसमें होंगे या फिर इसमें होंगे या फिर इसमें होंगे या इसमें होंगे। मतलब अलग अलग उप समुच्चय में नहीं होंगे। अलग अलग उप समुच्चय में नहीं होने का मतलब ऐसा नहीं कि ए इस उप समुच्चय में हो जाए और बी इस उप समुच्चय में हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ए और बी दोनों अवयव, देखो ए और बी के समुच्चय ए के कितने उप समुच्चय यहाँ पर बनाए गए, समुच्चय ए के यहाँ पर 5 उप समुच्चय बनाए गए। कितने उप समुच्चय बनाए गए, 5। समुच्चय ए के कितने उप समुच्चय बनाए गए हैं, 5 उप समुच्चय बनाए गए हैं। तो ए और बी, ए और बी ये जो दो अवयव हैं ये समुच्चय ए के किसी एक ही उप समुच्चय में होंगे। एक ही उप समुच्चय मतलब या तो इसमें या इसमें या इसमें या इसमें या इसमें, अलग अलग नहीं होंगे। अलग अलग का मतलब समझते हो, ऐसा नहीं होगा कि ए वाला इस उप समुच्चय में हो जाए और बी वाला इस उप समुच्चय में हो जाएगा ना, ऐसा नहीं होगा। एक ही उप समुच्चय में होंगे। तो कहा गया है सिद्ध करना है, ए तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध के लिए क्या सिद्ध करेंगे, स्वतुल्य सम्मित और संक्रमक सिद्ध करेंगे। कहा गया ए के उन सभी तत्वों का समुच्चय ज्ञात करिए जो 6 व 5 से संबंधित हैं। 6 व 5 से संबंधित जो समुच्चय हैं, ए के उन सभी तत्वों का समुच्चय ज्ञात करिए जो 6 व 5 से संबंधित हैं। चलिए वो तो अभी 6 और 5 से संबंधित तत्व जो हैं उनका समुच्चय निकालना हो तो अभी निकाल देंगे। पहले क्या हेडिंग डालेंगे, स्वतुल्यता। रिफ्लेक्सिविटी। देखिए स्वतुल्यता में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ए का रिलेशन किससे है, बी से। ए का रिलेशन बी से इस प्रकार है कि ए व बी समुच्चय ए के किसी एक ही उप समुच्चय में है। ए व बी ऐसे देखिए, समुच्चय ए के जितने उप समुच्चय हैं, समुच्चय ए के विभाजन से प्राप्त। देखिए अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो कैसे लगाएंगे, तब के लिए बता रहे हैं। समुच्चय ए के विभाजन से प्राप्त एक ही उप समुच्चय में है, एक ही उप समुच्चय में है। मतलब ए और बी का रिलेशन इस प्रकार से है। ए और बी यहाँ पर क्या है, ए और बी दो अवयव हैं। ए और बी यहाँ पर क्या है, दो अवयव हैं। तो ए और बी दो ऐसे अवयव हैं कि समुच्चय ए के जितने ये उप समुच्चय बन रहे हैं ना, समुच्चय ए के ये जितने उप समुच्चय बन रहे हैं उनमें किसी एक ही उप समुच्चय में होंगे। ए और बी किसी अलग अलग उप समुच्चय में नहीं होंगे। हमने आपको समझाया अभी कि अगर ए इस उप समुच्चय में है तो बी भी इसी उप समुच्चय में होगा। ऐसा नहीं है कि ए इस उप समुच्चय में हो जाए और बी इसमें हो जाए या बी इसमें हो जाए या बी इसमें हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ए और बी ये दोनों अवयव किसी एक ही उप समुच्चय में होंगे, किसी एक ही में होंगे, इसमें होंगे, इसमें होंगे या इसमें होंगे। इस तरीके से समझ रहे हो, अलग अलग उसमें नहीं होंगे, अलग अलग उप समुच्चय में नहीं होंगे। तो देखिए स्वतुल्यता आपको इतने लेक्चर बता चुके, स्वतुल्यता कैसे करते हैं आपको बताया गया कि स्वतुल्यता सिद्ध करने के लिए प्रीवियस लेक्चर से, प्रीवियस वीडियो से या स्टार्टिंग के वीडियो से देखिए, अगर एक तरफ से देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 खोलिए, एक तरफ से सारे लेक्चर आप पढ़ते चले जाइए। तो आपके इनके पहले वाले लेक्चरों में, पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया है कि जब स्वतुल्यता आप सिद्ध करते हो तो कैसे सिद्ध करते हो कि जो दूसरा वाला अवयव होता है, जो दूसरा वाला अवयव होता है ना, उसकी जगह भी पहला वाला अवयव रख दो अगर कथन सही आ जाए। दूसरे वाले अवयव की जगह भी पहला वाला अवयव लिखो, जो दूसरा अवयव। क्यों? क्योंकि स्वतुल्यता के लिए क्या होता है, x का संबंध खुद x से ही होना चाहिए। स्वतुल्यता के लिए क्या होता है, x का संबंध स्वयं x से ही होना चाहिए। मतलब एक अवयव का संबंध खुद उसी अवयव से होना चाहिए। तो स्वतुल्यता सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं कि जो दूसरा वाला अवयव होता है उसकी जगह भी पहला वाला अवयव लिख देते हैं अगर कथन सही आ जाए। दूसरे वाले अवयव की जगह भी पहला वाला अवयव लिख देते हैं, दूसरे वाले की जगह भी पहला वाला अवयव लिख देते हैं क्योंकि x का संबंध खुद x से होना चाहिए। तो दूसरे वाले अवयव की जगह भी पहला वाला अवयव लिख देते हैं। अगर कथन सही आ जाए तो संबंध स्वतुल्य होता है, अगर सही ना आए तो स्वतुल्य नहीं होता है। देखिए जरा, तो क्या करेंगे यहाँ पर, दूसरे वाले की जगह, दूसरा वाला कौन है, बी, बी की जगह भी ए लिख दे तो ऐसे लिखेंगे ए व ए समुच्चय, ए व ए समुच्चय ए के विभाजन से प्राप्त एक ही उप समुच्चय में है, एक ही उप समुच्चय में है।
देखिए लिखना बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से हम आपको बता रहे कैसे लिखेंगे एक ही उपसमुच्चय में। ए व ए, तो ए व ए तो एक ही अवयव बनेगा, वो तो किसी एक में होगा ही। जैसे हम आपसे कह दें यहाँ पर कि 2 या 7, ये 2 और 7 एक ही उपसमुच्चय में आ गए दोनों। ये मान लो ए है और ये क्या है, बी है, तो 2 और 7 ये एक ही उपसमुच्चय में आ गए। मेरी बात को समझिएगा, सवाल बहुत अच्छा है। 2 और 7 एक ही उपसमुच्चय में आ गए। अब हम कह दें कि 2 व 2 एक ही उपसमुच्चय में है। जैसे 2 और 7, 2 ए अवयव हुआ और 7 क्या हुआ, बी अवयव। तो हमने कह दिया कि 2 और 7 एक ही उपसमुच्चय में, एक उपसमुच्चय में है ही, दोनों अलग अलग तो है नहीं। तो यहाँ पर कह सकते हैं 2 और 2 एक ही उपसमुच्चय में है। 2 और 2, तो आपको पता है कि समुच्चय में जब कोई चीज़ 2 बार लिखी होती तो उसको एक ही बार लिखते हैं। समुच्चय में जब कोई चीज़ 2 बार लिखी होती है तो उसको हम लोग एक ही बार लिखते हैं, 2 बार नहीं लिखते हैं भैया, एक ही बार लिखते हैं। और देखिए, अब आप देखिए जरा, जैसे मान लो 2 की बात करें तो 2 एक ही उपसमुच्चय में है, 2 इसमें है तो फिर इसी में है और किसी में नहीं है। अगर 2 देखिए इसमें है तो केवल इसी में है और किसी में नहीं है। तो हमने कह दिया कि ए व ए हुआ तो एक ही अवयव ना, ए व ए 2 अलग अलग अवयव थोड़े हुए, एक ही अवयव हुआ। तो हमने कह दिया कि ए व ए एक ही उपसमुच्चय में है। अब हम जैसे कह दें यहाँ पर 6, एक ही उपसमुच्चय में, 6, समुच्चय ए के विभाजन से प्राप्त एक ही उपसमुच्चय में। एक ही उपसमुच्चय का मतलब हो गया किसी एक में है, केवल दूसरे में नहीं है। जैसे देखो 6, तो 6 को हम लिखेंगे केवल 6 ही, तो केवल 6 देखो इसी में है, एक ही उपसमुच्चय में, और किसी में है भी नहीं, और किसी में है भी नहीं। तो ए व ए एक ही अवयव बनेगा और एक ही अवयव किसी एक ही उपसमुच्चय में आ गया। जैसे हम कहते हैं 8 व 8 समुच्चय ए के विभाजन से प्राप्त एक ही उपसमुच्चय में। अगर हमने कह दिया 8 व 8 समुच्चय ए के विभाजन से प्राप्त एक ही उपसमुच्चय में, तो एक ही उपसमुच्चय में है, देखो केवल इसी में तो है और किसी में नहीं है, एक ही उपसमुच्चय में है, एक ही उपसमुच्चय में है। मतलब तो ए व ए एक ही अवयव हुआ और एक ही अवयव एक ही उपसमुच्चय में होगा। तो इसका मतलब हो गया कि ए का रिलेशन किससे हो गया, ए से। तो लिखेंगे अर्थात आर स्वतुल्य, अर्थात आर स्वतुल्य। अब देखिए क्या करेंगे, अब हेडिंग डालेंगे सममित, सिमेट्रिक रिलेशन। सममित में क्या होगा, जब ए का रिलेशन बी से, देखिए लिखें कैसे, जब ए का रिलेशन बी से है तो क्या है, जो रिलेशन एक्स का वाई से है वही वाई का एक्स से सिद्ध होना चाहिए। तो जो रिलेशन ए का बी से है वही बी का ए से सिद्ध होना चाहिए। देखिए तो बी का ए से क्या है कि ए व बी, ए का रिलेशन बी से क्या है कि ए व बी समुच्चय ए के विभाजन से प्राप्त एक ही उपसमुच्चय में है। एक ही उपसमुच्चय में। तो जब ए का संबंध बी से है, देखिए जब ए का संबंध किससे है, बी से, जो संबंध ए का बी से है वही बी का ए से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो संबंध एक्स का वाई से है वही संबंध वाई का एक्स से सिद्ध होना चाहिए। तो जो संबंध ए का बी से है वही संबंध बी का किससे होना चाहिए, ए से। देखिए तो यहाँ पर ए का संबंध बी से किस प्रकार है, ए का संबंध बी से इस प्रकार है कि ए व बी दोनों अवयव समुच्चय ए में, समुच्चय ए के जितने उपसमुच्चय उनमें से किसी एक ही उपसमुच्चय में है। एक ही मतलब किसी दूसरे में नहीं है, अलग अलग नहीं। जैसे ए व बी 2 अवयव हो गए तो समुच्चय ए के विभाजन से प्राप्त, समुच्चय के विभाजन से प्राप्त कितने उपसमुच्चय हैं यहाँ पर, 5। समुच्चय ए के विभाजन से प्राप्त कितने उपसमुच्चय हैं, 5। लेकिन ये जो दोनों अवयव हैं उन 5 में से किसी एक ही उपसमुच्चय में है, किसी 2 में नहीं है, अलग अलग में नहीं है, किसी एक ही में है। जैसे यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछ ले कि समुच्चय ए के विभाजन से प्राप्त कितने उपसमुच्चय हैं, अगर आपसे कोई कह दे कि समुच्चय ए के विभाजन से प्राप्त कितने उपसमुच्चय हैं, तो आपका आंसर होगा कि सर समुच्चय ए के विभाजन से प्राप्त 5 उपसमुच्चय हैं। अब ए व बी, तो ए व बी 2 अवयव हैं, लेकिन ये दोनों अवयव इन 5 में से किसी एक ही उपसमुच्चय में हैं, अलग अलग 2 उपसमुच्चयों में नहीं है।
ए व बी इन पांचों में से किसी एक ही उपसमुच्चय में है। तो यहाँ पर ए व बी समुच्चय के विभाजन से प्राप्त एक ही उपसमुच्चय में है, या इसमें है या इसमें है या फिर इसमें है। जैसे दो अवयव लें, क्योंकि इसमें तो सिंगल सिंगल अवयव आ रहे हैं। अगर दो अवयव लें ए व बी समुच्चय ए के विभाजन से प्राप्त एक ही उपसमुच्चय में है, तो एक ही उपसमुच्चय मतलब या तो इसमें होंगे या फिर इसमें होंगे या फिर इसमें होंगे, दो अलग अलग उपसमुच्चय में नहीं होंगे। तो अब देखिए, जब ए का संबंध बी से है, ठीक, जब ए का संबंध बी से है तो ए व बी समुच्चय ए के विभाजन से प्राप्त एक ही उपसमुच्चय में। अब हमें सिद्ध क्या करना है, बी का संबंध ए से सिद्ध करना है। तो हम लोग इसी को उल्टा करके लिख दें, ऐसे लिख दें बी व ए, ऐसे लिख दें बी व ए समुच्चय ए के विभाजन से प्राप्त, समुच्चय ए के विभाजन से प्राप्त एक ही उपसमुच्चय में है। उल्टा करके लिख दिया। अरे हम कह दें कि 2 या 7, 2 और 7 कह दें, चाहे 7 और 2 कह दें, बात तो एक ही। अगर हम कह दें 2 और 7, सुनो, अगर हम कह दें कि 2 और 7 इस उपसमुच्चय में, तो चाहे कह दें कि 7 और 2 इस उपसमुच्चय में, बात तो वही रहेगी। तो ए व बी अगर कह दें 3 और 8 इस उपसमुच्चय में, 3 और 8 इस उपसमुच्चय में, उल्टा कर दें 8 और 3 इस उपसमुच्चय में, तो बात तो वही रहेगी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बी का रिलेशन किससे हो गया, ए से। और जब बी का रिलेशन, क्योंकि जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन बी का किससे हो गया, ए से, अर्थात आर सम्मित है। अब देखिए संक्रमकता के लिए क्या करेंगे, ट्रांजिटिविटी के लिए, संक्रमकता के लिए। तो आपको पता है संक्रमकता के लिए क्या करना होता है, जो संबंध x का y से है वही संबंध y का किससे मान लेंगे, z से, अपने आप। जो संबंध x का y से है वही संबंध हम लोग y का किससे मान लेंगे, z से, और वही संबंध x का z से सिद्ध होना चाहिए। जो संबंध x का y से है वही हम लोग y का z से समझ लेते हैं, और वही x का z से सिद्ध होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, जो संबंध a का b से है वही संबंध b का c से है, तो वही a का c से होना चाहिए, वही a का किससे होना चाहिए, c से होना चाहिए। देखिए जरा गौर से, तो जो संबंध a का b से है, देखिए कैसे लिखेंगे, a का b से क्या संबंध है कि a का b से संबंध ये है कि a व b समुच्चय ए के विभाजन से, लिखना जरूर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बता रहे, समुच्चय ए के विभाजन से प्राप्त एक ही उपसमुच्चय में है। तो जो संबंध ए का बी से है वही संबंध बी का किससे है, सी से, वही संबंध बी का किससे है, सी से। क्योंकि जो संबंध x का y से है वही y का z से समझ लेते हैं, और वही x का z से आना चाहिए। तो जो संबंध a का b से है वही b का c से है, तो सिद्ध क्या होना चाहिए, वही a का c से सिद्ध होना चाहिए। देखो, तो जो a का संबंध b से है वही b का संबंध c से, तो वही अगर b का संबंध c से, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा b व c समुच्चय, b व c समुच्चय a के विभाजन से प्राप्त एक ही उपसमुच्चय में है। एक ही उपसमुच्चय में है, तो बी व सी एक ही उपसमुच्चय में। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात, देख ले नीचे जगह बच रही कि नहीं, सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छी चीज। अब देखिए ए व बी एक ही समुच्चय में, बी व सी एक ही समुच्चय में, तो यहाँ पर कितने अवयव हो गए, 3। मेरी बात समझना, ए व बी एक ही में है, बी व सी एक ही में, तो यहाँ पर 3 अवयव हो गए, और 3 अवयव वाला कोई उपसमुच्चय है नहीं। मेरी बात समझना, देखो ए व बी, जैसे यहाँ पर ऐसे कह दें, मेरी बात समझना, जैसे कह दें ए व बी एक ही उपसमुच्चय में है, और बी व सी ये भी एक ही उपसमुच्चय में। 1 मिनट देख लें, कट तो नहीं रहा वीडियो में, यही तो बहुत रहस्यमय चीज़ है, बहुत अच्छा गजब का कॉन्सेप्ट आ रहा है। देखिए ए व बी एक ही में है,
मेरी बात समझना, ए व बी एक ही में है, बी और सी भी एक ही में है, तो यहाँ पर ए व बी और बी व सी, तो देखिए बी दोनों में क्या कर रहा है, बी दोनों में मैच कर रहा है, बी दोनों में मैच कर रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए किसी में मैच करने वाला कोई नहीं होगा, जैसे बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर जितने दिए जैसे 6 इसमें भी है, कोई ऐसा नहीं होगा, कोई ऐसा अवयव नहीं होगा कि इसमें भी हो इसमें भी हो। देख लो जरा ऊपर चेक करके देख लो, जैसे यहाँ पर कह दिया जाए ए व बी समुच्चय के विभाजन से प्राप्त एक ही उप समुच्चय में, तो ए व बी एक में हो गए, बी व सी एक में हो गए। लेकिन आप ऊपर देखिए कि बी जैसे यहाँ पर ये बी दोनों में मैच कर रहा है, तो आप देखिए कि ऊपर ऐसा कोई भी नहीं जिसमें मैच कर रहा है, कोई भी मैच करने वाला नहीं है। देख लो पहले, कोई भी जैसे बी यहाँ मैच कर रहा है, 6 है, 6 और 1 किसी में है, देखो नहीं है। 2 और 7 किसी और में मैच कर रहा है, कोई एक है, जैसे 7 किसी दूसरे में नहीं मैच कर रहा है, 2 भी किसी में नहीं है। 3 है, जैसे 3 इसके अलावा और कहीं नहीं है, 8 इसके अलावा और कहीं नहीं है, 4 इसके अलावा और कहीं नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, और यहाँ पर ये लिखा भी है। अब देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, यही चीज़ तो बहुत समझने लायक है कि ए व बी समुच्चय के विभाजन से प्राप्त एक है, तो ए व बी एक में हो गए, बी व सी एक में हो गए, तो बी बी दोनों में क्या कर गया, मैच। लेकिन यहाँ पर कोई मैच कर नहीं रहा है। यहाँ पर जैसे 6 है तो 6 अब किसी में दूसरे में नहीं मैच कर रहा है, 1 है तो 1 किसी दूसरे में मैच नहीं कर रहा है, 7 है तो 7 किसी दूसरे में मैच नहीं कर रहा है, 2 है तो 2 किसी दूसरे में मैच नहीं कर रहा है। अब मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये वाले और ये वाले बिल्कुल फिर सेम हो जाएंगे। मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये वाले और ये वाले बिल्कुल सेम हो जाएंगे, अलग अलग हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये वाला अवयव कोई ऐसा अवयव नहीं है कि जो दोनों में मैच कर रहा हो, दोनों में मैच करने वाला कोई अवयव नहीं है। और जबकि रिलेशन से क्या बन रहा है कि बी और सी बन रहा है, इसका मतलब यहाँ सी की जगह भी क्या हो जाएगा, इसका मतलब इस सी की जगह भी ए हो जाएगा, इस सी की जगह भी क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ ले ऐसा क्यों, तो आप बताओगे जैसे इसमें ए व बी एक उप समुच्चय, बी व सी एक उप समुच्चय, लेकिन यहाँ पर जो उप समुच्चय दिए गए इनमें से जैसे बी दोनों में मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ जो उप समुच्चय दिए गए इनमें कोई मैच करने वाला अवयव नहीं है, मैच करने वाला अवयव नहीं है। इसका मतलब ये दोनों बिल्कुल सेम ही होंगे, सेम ही होंगे, क्योंकि एक सिंगल अवयव मैच करने वाला कोई उप समुच्चय है ही नहीं। एक सिंगल अवयव मैच करने वाला कोई उप समुच्चय यहाँ पर है ही नहीं। मतलब यहाँ पर सी की जगह भी क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। तो सिंगल अवयव मैच करने वाला कोई नहीं है, तो ए कामा बी, तो बी कामा ए, तो ये सेम ही होंगे। बी कामा सी नहीं होगा, बी कामा ए ही होगा, क्योंकि सेम तो हो सकते हैं, जैसे 2 कामा 7, 2 कामा 7, 3 कामा 8, 3 कामा 8, लेकिन ए कामा बी और बी बी मैच करने वाला यहाँ पर कोई उप समुच्चय नहीं है। मतलब सी की जगह भी क्या होगा, ए ही होगा। और जब सी की जगह ए होगा तो ए कामा ए, तो क्या बनेगा, जैसे यहाँ पर क्या बनेगा, ए कामा ए, जैसे इसमें बनता है ए का रिलेशन सी से, तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। ए का रिलेशन किससे होना चाहिए? अगर आपसे कोई पूछ ले सी क्यों नहीं हो सकता, तो आप बताओगे जैसे बी बी मैच कर रहा है और यहाँ मैच करने वाला कोई है नहीं, इसका मतलब सी होगा ही नहीं। सी को ही क्या समझा जाएगा, ए, तो ये दोनों सेम ही होंगे। और जब सेम ही होंगे तो जैसे ए का संबंध किससे आना चाहिए, सी से, लेकिन सी की जगह क्या होगा, ए, तो ए का संबंध खुद किससे हो जाएगा, ए से। ए का संबंध खुद ए से, मतलब 2 का संबंध खुद 2 से, चाहे कह दो 8 का संबंध खुद 8 से, 4 का संबंध खुद 4 से। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा, देखिए तो ऐसे लिख देंगे ए व सी समुच्चय। अब पूरी चीज़ यही लिख देंगे, समुच्चय ए के विभाजन से प्राप्त एक ही उप समुच्चय में होंगे, क्योंकि सी कोई दूसरा अवयव नहीं होगा, सी की जगह भी ए ही होगा। आपको समझा दिया, सी कोई अलग अवयव नहीं होगा, सी की जगह भी ए ही होगा, सी की जगह भी ए ही होगा। अब यहाँ पर लिखोगे, इसका मतलब ए का रिलेशन किससे हो गया, सी से, तो नीचे लिखोगे आर संक्रामक है, अर्थात आर संक्रामक है, क्योंकि सी खुद ए ही होगा, अभी समझाया था आपको। अर्थात आर कैसा है, संक्रामक है। और जब आर संक्रामक हो गया, देखिए आ रहा है बोर्ड में, देख लें, हाँ आ गया, अर्थात आर संक्रामक है, बस यहीं तक आ रहा है। अब लिखोगे चूंकि संबंध आर, जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया गया था, चूंकि संबंध आर स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है, अतः आर तुल्यता संबंध है। अतः आर तुल्यता संबंध है, अतः आर तुल्यता लिखोगे चूंकि, देखो क्या लिखोगे, पिछले प्रीवियस वीडियो में बताया था, अभी हम बोल भी रहे, लिख सकते हो, लिखोगे चूंकि संबंध आर, चूंकि संबंध आर स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है, अतः आर तुल्यता संबंध है। अब एक लाइन और दी गई है, कहा गया ए के उन सभी तत्वों का समुच्चय ज्ञात करिए जो 6 व 5 से संबंधित है। तो 6 से संबंधित कौन है, एक, तो अगर कह दिया जाए 6 से संबंधित अवयव तो एक आएगा, एक 6 से संबंधित अवयव का समुच्चय। तो यहाँ पर आप कह सकते हो 6 से संबंधित
क्षय से संबंधित अवयव का समुच्चय, क्षय से संबंधित अवयव का समुच्चय क्या बनेगा? 1 बनेगा। और 5 से संबंधित, तो 5 से संबंधित कोई दूसरा है ही नहीं, तो 5 से संबंधित खुद 5 ही होगा। तो 5 से संबंधित अवयव का समुच्चय अगर ऐसे लिखोगे, जैसे 6 से संबंधित अवयव का समुच्चय 1 हो गया, तो लिखोगे 5 से संबंधित अवयव का समुच्चय खुद 5, क्योंकि 5 से संबंधित कोई दूसरा है ही नहीं। तो ये देखिए एक क्वेश्चन बहुत अच्छा था, स्क्रीनशॉट लीजिए, तब 9वां नंबर बताते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 9 नंबर की तरफ चलते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब 9 वाला देखिए, जो पिछले वीडियो में हमने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था, 9 वाला सवाल सुधार लीजिए, गलत लिखा है थोड़ा सा। 9 नंबर जो सवाल है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट है। क्यों मिसप्रिंट है थोड़ा देखिएगा। 9 नंबर सवाल बहुत गजब का सवाल है, लेकिन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्योंकि जो आपने वीडियो में स्क्रीनशॉट लिया होगा उसमें गलत ही है। देखिए 9 नंबर में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया यदि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ऐसे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये एस है। वैसे हम लोग आर लिखते हैं, लेकिन एस क्यों लिखा गया? क्योंकि आर लिख दिया गया है संबंध को, रिलेशन को, और आर अगर इसको भी लिखेंगे तो 2 बार आर हो जाएगा, तो कंफ्यूजन होगा कि कौन आर वास्तविक संख्या का है, कौन आर संबंध का है। तो आर से क्या लिख दिया गया? संबंध। तो वास्तविक संख्याओं को क्या लिख दिया गया? एस लिख दिया गया है। वास्तविक संख्याओं को क्या लिख दिया गया है? एस। हाँ, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय एस है। यहाँ पर सवाल थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो कहा गया वास्तविक संख्याओं के समुच्चय एस में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है। कोई संबंध आर किस प्रकार परिभाषित है? देखिएगा, A, B such that A, B such that A is less than or equal B square। अब देखिए, तो A और B क्या होंगे? ये अवयव होंगे, और ये किसके अवयव होंगे? S के। S मतलब क्या? वास्तविक संख्याओं। तो मतलब जो यहाँ पर A और B हैं वो किसके अवयव होंगे? क्योंकि ये जो अवयव हैं समुच्चय से ही लिए जाते हैं, जो समुच्चय सवाल में दिया होता है उसी समुच्चय से लिए जाते हैं, तब संबंध बनाया जाता है। तो सवाल में समुच्चय कौन सा दिया गया? एस। तो मतलब ए और बी किसके अवयव हैं? एस के कह दो चाहे किसके अवयव हैं? वास्तविक संख्याओं के। मतलब ए और बी वास्तविक संख्याएं। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए रिलेटेड बी, ए का संबंध बी से है, और इस प्रकार से है कि ए लेस देन आर इक्वल बी स्क्वायर, इस प्रकार से कि ए लेस देन आर इक्वल बी स्क्वायर। तो कहा गया सिद्ध करिए आर स्वतुल्य है, न सम्मित है, न संक्रामक है। तो यहाँ पर गलत क्या है? देखिए यहाँ पर लिखा है आर स्वतुल्य है, ये स्वतुल्य भी नहीं होगा। बस इसको सुधार लीजिए। वो 2 चीजें सही लिखी कि ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक है और ना ही स्वतुल्य होगा। उसमें लिखा है स्वतुल्य है, नहीं भैया स्वतुल्य भी नहीं है, मिसप्रिंट है, गलत है, सवाल को सुधारिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ना तो स्वतुल्य है, ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक है। ना तो स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है, ना ही संक्रामक है। तो सुधार लीजिए, ना तो स्वतुल्य, ना तो सम्मित, ना ही संक्रामक। मतलब ये संबंध ऐसा है कि ना तो स्वतुल्य, ना सम्मित, ना संक्रामक। क्यों? चलिए लगाते हैं। स्वतुल्यता, स्वतुल्यता के लिए क्या होता है? देखो जैसे a का संबंध b से है, तो a लेस देन आर इक्वल क्या है? b स्क्वायर। जब a का संबंध b से है तो a लेस देन आर इक्वल क्या है? b स्क्वायर। स्वतुल्यता कैसे सिद्ध करते हो? जो दूसरा वाला अवयव होता है उसकी जगह भी पहला वाला अवयव लिख देते हैं, दूसरे वाले अवयव की जगह भी पहला वाला अवयव लिख देते हैं। अगर कथन सही आ जाए तो स्वतुल्य होता है, अन्यथा स्वतुल्य नहीं होता है। दूसरे वाले अवयव की जगह भी पहला वाला अवयव लिख देते हैं, अगर कथन सही आ जाए तो स्वतुल्य होगा, अन्यथा स्वतुल्य नहीं होगा। तो कैसे देखो, तो दूसरे वाले अवयव की जगह a लेस देन आर इक्वल, b की जगह भी a लिख दो, a स्क्वायर। तो ये असत्य है, ये असत्य है। ये देखो ये कहीं कहीं सत्य है, लेकिन हर समय सत्य नहीं। कैसे? जैसे आप a की जगह 0 ले लो तो सत्य हो जाएगा। क्यों? यहाँ भी 0 और इधर भी 0, तो 0, इसमें 2 चीज़ें हैं, 0 0 के बराबर या छोटा है। 2 चीज़ों में से एक बात तो सही आ रही है। देखो 2 चीज़ें, जैसे ये हमेशा के लिए सत्य, हमेशा के लिए असत्य नहीं है, हमेशा के लिए असत्य नहीं, 1-2 अवयव के लिए सत्य है, बाकी के लिए सबके लिए असत्य ही है, बाकी सबके लिए असत्य ही है, बाकी सबके लिए असत्य ही। देखिए 0 के लिए क्यों सत्य है? अगर इधर 0 लिखें, इधर 0 लिखें तो सही हो रहा है। ये लिखा है 0 0 के बराबर या छोटा है, तो 0 0 के बराबर तो है, ये बात सही हो रही है, क्योंकि इन 2 चिन्ह लगे हैं, छोटा भी लगा है, बराबर भी लगा है। तो छोटा और बराबर में अगर कोई एक बात सही है तो
सही माना जाएगा। छोटा है बराबर में अगर कोई एक बात सही है तो सही माना जाएगा, लेकिन जीरो के लिए तो सही हो गया, 1 के लिए भी सही है। अगर a की वैल्यू 1 ले लो तब भी सही है, इधर 1 रखो इधर भी 1 रखो तब भी सही है। एक 1 के बराबर या 1 से छोटा है तो एक 1 के बराबर या 1 से छोटा है तो एक 1 के बराबर है लेकिन छोटा नहीं तब भी सही है। लेकिन बाकी किसी के लिए सही नहीं। अब कह दो आप 2 लिख दो तो यहाँ इधर 2 लिखोगे तो इधर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब 2 4 के बराबर या 2 4 से छोटा है, कभी नहीं। 2 4 के बराबर या 4 से छोटा है तो हर एक वास्तविक संख्या के लिए, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है ना, तो हर एक वास्तविक संख्या के लिए अगर ये सही आ जाता, अगर हर वास्तविक संख्या के लिए सही आ जाता तब कथन सत्य होता, अन्यथा सत्य नहीं होता। अगर आप बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर लाना चाहते हो तो आपको एग्जामिनर के दिमाग में अपनी छाप छोड़नी होगी, तो आप ऐसे भी कह सकते हो, एग्जाम्पल भी दर्शा सकते हो। जैसे ऐसे आप कह दो a बराबर हमने ले लिया मान लो 1/2, क्योंकि 1/2 भी वास्तविक संख्या है। अब देखो तो 1/2 तो यहाँ पर आपने लिख दिया 1/2, चलो यहाँ भी नहीं, वो चीज़ सही हो रही थी यार, ये उसके लिए गलत देखो बोल गए। a बराबर 2 के लिए भी सही हो रहा था, a बराबर 2 के लिए भी सही हो रहा था। कैसे देखो गलत बता गए। a बराबर 2 के लिए इसलिए सही था क्योंकि इधर 2 लिखोगे इधर 4, तो ये सत्य है, ये सत्य है। लेकिन हमेशा के लिए सत्य नहीं है, हर एक अवयव के लिए सत्य नहीं है। क्यों सुनिएगा। जैसे मान लो आपने वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, देखो गलत बोल गए, कभी कभी माइंड इधर उधर हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। 2 के लिए भी सही है, 3 के लिए भी सही है, 4 के लिए भी सही है, लेकिन हर एक संख्या के लिए सही नहीं है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब प्राकृतिक संख्याओं के लिए सही है, प्राकृतिक संख्याओं के लिए सही है, लेकिन वास्तविक संख्याओं के लिए सही नहीं है। प्राकृतिक संख्या के लिए सही है, प्राकृतिक संख्या मतलब समझते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनके लिए सही है, लेकिन वास्तविक संख्याओं के लिए सही नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में तो परिमेय भी आएंगी, अपरिमेय भी आएंगी, प्लस की भी आएंगी, माइनस की भी आएंगी, पूर्णांक भी आएंगी, भिन्नात्मक भी आएंगी। तो प्राकृतिक संख्याओं के लिए सही है लेकिन वास्तविक संख्याओं के लिए सही नहीं है, वास्तविक संख्याओं के लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे वास्तविक संख्या मान लो a बराबर 1/2 ले लिया, ये एग्जाम्पल आप दर्शा दोगे कि एग्जामिनर के दिमाग में घर बना लोगे, एग्जामिनर को बताएगा कि नहीं बंदे के अंदर टैलेंट है। हमने देखो बताया कि प्राकृतिक संख्याओं के लिए ये चीज सही है लेकिन वास्तविक संख्याओं के लिए सही नहीं है। कैसे देखिएगा जरा गौर से। जैसे मान लो आपने वास्तविक संख्या में 1/2 को चुन लिया, अब इधर 1/2 रखा, इधर भी 1/2 रखोगे तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो अब देखिए ये चीज असत्य हो गई, ये चीज कैसी हो गई, देखिए असत्य हो गई। ये इसलिए असत्य हो गई क्योंकि जो 1/2 है वो 1/4 के ना तो बराबर है और ना ही छोटा है। 1/2 आधा होता है, 1/4 चौथाई होता है। तो आप देख रहे हो कि 1/2 1/4 के बराबर भी नहीं है और 1/2 1/4 से छोटा भी नहीं है। तो हमने क्या बताया कि ये प्राकृतिक संख्याओं के लिए सही है लेकिन वास्तविक संख्याओं के लिए सही नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट होती, तो उनके लिए सही है, लेकिन वास्तविक संख्याओं के लिए सही नहीं है। तो असत्य हो गया। असत्य होने का मतलब यहाँ पर हो गया कि a का संबंध a से नहीं है, a का संबंध a से नहीं, तो इसको ऐसे काट दो, मतलब a का संबंध a से नहीं है, लिखोगे अर्थात r स्वतुल्य नहीं है, अर्थात r स्वतुल्य नहीं है, ऐसे लिखोगे। अब देखिए सम्मित, सम्मित में क्या करोगे, जो संबंध a का b से है वही b का a से आना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर a का संबंध b से किस प्रकार है, a का संबंध b से इस प्रकार है कि ये a < b² है। तो यहाँ पर अब देखिए, तो अब क्या होना चाहिए, जो संबंध a का b से है वही b का a से होना चाहिए, वही b का a से होना चाहिए, वही b का a से होना चाहिए। मतलब a की जगह यहाँ b लिख दो, अब यहाँ a² लिख दो, तो ये चीज़ असत्य आएगी। ये क्या आएगा, ये असत्य आएगा, ये असत्य आएगा। a < b², तो b < a², ये असत्य आएगा, ये असत्य आएगा। इसको भी एग्जाम्पल से आप दर्शा सकते हो, इसको भी क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल से दर्शा सकते हो। जैसे मान लो आपने ऐसे मान लिया, ये तो प्राकृतिक संख्याओं के लिए भी सही नहीं होगा, a बराबर आपने 1 ले लिया, देखिएगा, और b बराबर आपने मान लो 2 ले लिया। देखिए तो ये चीज़ सही आएगी, देखो कैसे ये चीज़ सही आएगी। a बराबर आपने 1 ले लिया, b बराबर 2 ले लिया, तो इसको देखना ये चीज़ सही आएगी। कैसे, a की जगह आप 1 रखोगे और b की जगह यहाँ कितना रखोगे 2, b की जगह आप यहाँ 2 रखोगे तो 4 हो जाएगा। तो देखो आप देख रहे हो ये चीज़ सत्य हो गई। ये कैसा हो गया, सत्य। लेकिन ये सत्य नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जो संबंध a का b से वही संबंध b का a से भी तो सिद्ध होना चाहिए।
जो संबंध ए का बी से है वही संबंध बी का ए से भी सिद्ध होना चाहिए। जो संबंध ए का बी से है वही संबंध बी का ए से सिद्ध होना चाहिए। देखो तो आपने एग्जाम्पल से दर्शाया कि ए बराबर 1 ले लिया, बी बराबर 2, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक तो होती ही हैं, क्योंकि प्राकृतिक की वास्तविक संख्याएं कौन होती हैं? जो परिमेय हैं वो भी वास्तविक है, जो अपरिमेय है वो भी वास्तविक है। लेकिन ये चीज सत्य नहीं आएगी। देखो क्यों? अब अगर आप यहाँ बी की जगह 2 रखो, देखो बी की जगह आप 2 लिखो, ए की जगह आप 1 लिखो, तो 1 का स्क्वायर 1। अब आप देख लो ये चीज़ असत्य हो गई, ये वाली चीज़ क्या हो गई? असत्य। क्यों? क्योंकि 2 है, जो 2 ना तो 1 के बराबर है ना ही 1 से छोटा है। ये जो 2 है ना तो 1 के बराबर है ना ही 1 से छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का संबंध बी से तो है लेकिन बी का संबंध ए से नहीं है। इसको काट दो। 1 मिनट, बोर्ड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख लेते हैं। आ रहा है। तो B का संबंध A से नहीं है। A का संबंध B से तो है लेकिन B का संबंध A से नहीं है। लिखेंगे अर्थात, यहाँ पर लिख देंगे अर्थात R सम्मित नहीं है। अर्थात R सम्मित नहीं है। अर्थात R सम्मित नहीं है। अब एडिंग डालेंगे संक्रमकता। संक्रमकता में क्या है? जो संबंध x का, देखो क्या होता है, जो संबंध x का y से है वही संबंध y का z से है और वही x का z से सिद्ध होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा? जो संबंध a का b से है, जो संबंध a का b से है वही b का c से है। जो संबंध a का b से है वही संबंध b का c से है और वही a का c से सिद्ध होना चाहिए। देखिए, जो संबंध a का b से है मतलब a लेस देन आर इक्वल b स्क्वायर, तथा वही संबंध B का C से है। जो संबंध A का B से है वही संबंध B का C से है। तो वही संबंध B का C से मतलब B लेस देन आर इक्वल C स्क्वायर, ये आएगा। तो वही संबंध A का C से सिद्ध होना चाहिए। वही संबंध A का C से सिद्ध होना चाहिए, ये चीज़। तो ये भी जरूरी नहीं है, ये भी असत्य ही आएगा। ये भी असत्य आएगा, ये भी असत्य ही आएगा। चलिए इसको भी चेक करके दिखाते हैं। जो संबंध A का B से है वही संबंध B का C से है, तो वही संबंध A का C से होना चाहिए। तो ये जरूरी नहीं, ये भी असत्य ही आएगा। देखिए, जैसे एग्जाम्पल मान के दर्शा रहे हैं ना, इससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपके अंदर टैलेंट है, आपने रटा नहीं है, आप जबरदस्ती आंसर नहीं दे रहे, इसलिए जरूरी। देखिए तो कैसे, जैसे मान लो आप थोड़ी देर के लिए सपोज कर लो कि A बराबर आपने ले लिया 5, B बराबर 3 और C बराबर 2। देखिए तो ये दोनों सत्य आएंगे लेकिन ये असत्य आएगा। कैसे? देखो ये क्यों सत्य आएगा, देखना। A की जगह आप कितना रख दो? 5 लेस देन। B की जगह आप कितना लिख दो? 3। B की जगह आप 3 लिखोगे, 3 का स्क्वायर 9। देखो आप देख लो ये चीज़ सत्य है। क्या सत्य है? कि 5 जो है 9 के बराबर या 9 से छोटा है। तो जो 5 है वो 9 के बराबर तो नहीं है लेकिन 9 से छोटा है। अब देखना ये भी सही आएगा। देखो कैसे सही आएगा। ये एग्जाम्पल अगर दर्शा दोगे ना तो एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं आपके अंदर नकल नहीं, टैलेंट है। अब देखिए B की जगह आप कितना लिखो? 3। आपको देखो, आप ये तो प्राकृतिक संख्या माने हुए हो, यहाँ तो वास्तविक लिखा है, तो भैया जो प्राकृतिक होती हैं वो वास्तविक तो होती ही है, ये भी समझ लेना। B की जगह आपने 3 लिखा, C की जगह कितना लिखोगे? 2 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये भी देखो सत्य आ गया। ये भी कैसा आ गया? सत्य। मतलब क्यों सत्य है? क्योंकि लिखा है 3 4 के बराबर या 4 से छोटा है। तो जो 3 है वो 4 के बराबर नहीं लेकिन 4 से छोटा है। इसको चेक करें जरा। इसको चेक करने मतलब A की जगह कितना लिखा? 5 और C की जगह कितना लिखा? 2। 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। अब आप देख लो ये असत्य हो गया। ये असत्य हो गया क्योंकि इसमें एक भी बात सही नहीं है। क्या लिखा है? 5 जो है 4 के बराबर है या 4 से छोटा है। तो जो भैया 5 है ना तो 4 के बराबर है ना ही 4 से छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि A का संबंध C से नहीं है। लिखेंगे अतः R संक्रमक नहीं है, या अर्थात चाहे लिख दो, अर्थात R संक्रमक नहीं है, संक्रमक नहीं है। और यही सिद्ध करना था। तो अब देखिए इसका, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बताते हैं, फिर इसके बाद एक आध NCERT की बताएंगे तो संबंध समाप्त हो जाएगा, तो फलन शुरू करेंगे। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिए। अब देखिए जो 10वां नंबर है उसमें भी बोला गया वास्तविक संख्याओं का समुच्चय S। देख लेते हैं, वीडियो में कट तो नहीं रहा है, आ रहा है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय S, इसमें भी वास्तविक संख्याओं का ही समुच्चय S है। R कोई संबंध इस प्रकार है। देखिए R कोई रिलेशन बनाया गया है,
आपको बता दें फिर वही चीज़ कि s से क्यों लिखा गया। वास्तविक संख्याओं को तो आप सोच सकते हो कि r से लिखते हैं तो 2 r हो जाएंगे, यहाँ भी r और संबंध वाला r, इसलिए इसको s से लिख दिया गया। इस टाइप से है कि a, b सच दैट a लेस देन आर इक्वल b, ये संबंध है। कहा गया सिद्ध करिए स्वतुल्य है वह संक्रमक है लेकिन सम्मित नहीं है। देखिए इसके पहले वाले सवाल में b में केवल स्क्वायर लगा था, इसके पहले वाले सवाल में b में केवल स्क्वायर लगा था। स्क्वायर लगने की वजह से ना तो स्वतुल्य था, ना ही सम्मित था, ना ही संक्रमक था। स्क्वायर हटा दिया गया तो ये स्वतुल्य और संक्रमक हो गया लेकिन सम्मित नहीं हो पाया। क्यों, देखिएगा जरा गौर से। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a का रिलेशन b से है और इस प्रकार से है कि a लेस देन आर इक्वल b। हेडिंग डालिए स्वतुल्यता। स्वतुल्यता में क्या होगा देखिएगा, a का संबंध a से सिद्ध होना चाहिए। यहाँ पर जब a का संबंध b से है तो a लेस देन आर इक्वल b है, तो a लेस देन आर इक्वल b है। स्वतुल्यता कैसे सिद्ध करते हैं, जो दूसरा वाला अवयव होता है उसकी जगह भी पहला वाला अवयव लिख देते हैं। अगर कथन सही आ जाए तो स्वतुल्य है, अन्यथा स्वतुल्य नहीं है। तो दूसरा वाला अवयव b है, b की जगह भी a लिख देंगे। अब ये कथन हमेशा के लिए सत्य है, हमेशा। a खुद a के बराबर ही होगा, a खुद a के बराबर होगा, छोटा तो नहीं होगा लेकिन बराबर होगा। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो a बराबर आपने 1/2 लिया तो आप कह सकते हो यहाँ पर कि 1/2 और 1/2। इसके ऊपर वाले में भी यही a बराबर 1/2 लिया था, लेकिन यहाँ पर a स्क्वायर था क्योंकि यहाँ b स्क्वायर था, इसलिए असत्य था। कोई भी संख्या स्वयं के बराबर, ये देखो इसमें 2 चिन्ह है, छोटा और बराबर। अभी हम आपको बात कर रहे थे कि छोटा और बराबर दोनों बातों में से अगर कोई एक बात सही है, छोटा भी लगा है बराबर भी लगा है, तो लेस भी लगा है इक्वल भी लगा है, तो लेस और इक्वल में अगर कोई एक बात सही है तो पूरी बात सही मानी जाएगी। कोई एक ही बात सही है तब भी सही माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों चीज़ें सही होनी चाहिए। तो ये क्या लिखा, 1/2 1/2 के बराबर या छोटा है, तो छोटा तो नहीं लेकिन बराबर है, तो सत्य हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर a का रिलेशन a से है, लिखेंगे अर्थात r स्वतुल्य है। आर कैसा हो गया भैया, स्वतुल्य हो गया। अब हेडिंग डालेंगे सम्मित। अब देखिए सम्मित क्यों नहीं होगा, सम्मित में क्या होता है, जो संबंध x का y से है वही y का x से होना चाहिए। तो जो संबंध a का b से है, देखिए यहाँ पर a का संबंध b से किस प्रकार है कि a लेस देन आर इक्वल b है, a लेस देन आर इक्वल b है। तो अब b लेस देन आर इक्वल a, ये चीज़ असत्य हो जाएगी। जो संबंध a का b से है वही संबंध b का a से आना चाहिए, तो ये चीज़ असत्य हो जाएगी। क्यों, एग्जाम्पल दर्शा दो। जैसे आपने मान लिया कोई a बराबर मान लिया 1, अब b बराबर मान लिया 2, तो देखो तो ये चीज़ सही आएगी। क्यों, ये चीज़ क्यों सही आएगी, देखना a की जगह आपने क्या रख, क्यों सही आएगी, देखो a की जगह आपने लिख दिया 1 और b की जगह आपने लिख दिया 2, तो ये चीज़ सत्य है। ये कैसा है, देखो सत्य है। क्यों, क्योंकि ये 2 चीज़ें लिखा है, 1 जो है 2 के बराबर या 2 से छोटा है। तो हमने क्या बताया कि जब 2 चिन्ह लगे हों, बराबर भी लगा है छोटा भी लगा है, तो 2 चिन्हों में से अगर कोई एक बात सही है तो पूरा सही माना जाएगा। तो जो 1 है वो 2 के बराबर तो नहीं है लेकिन 1 2 से छोटा है, लेकिन ये चीज़ सही नहीं आएगी। जो संबंध a का b से वही b का a से भी बनना चाहिए, तभी तो सम्मित होगा। अब ये सही नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आप देखिए b की जगह आप 2 लिख दो, b की जगह 2 लिख दो, a की जगह 1 लिख दो, तो ये पूर्णतया असत्य हो गया। पूर्णतया क्यों असत्य हो गया, क्योंकि देखिए लिखा है जो 2 है वो 1 के बराबर है या 1 से छोटा है। तो आप समझ सकते हो जो 2 है वो 1 के ना तो बराबर है और ना ही 1 से छोटा है। जो 2 है ना तो 1 के बराबर है ना ही छोटा है, पूरा गलत हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो b का संबंध है a से वो नहीं है, तो नहीं है तो काट देंगे, नहीं है तो काट देंगे। लिखेंगे अर्थात b संक्रमक नहीं है, अरे सॉरी सम्मित नहीं है, लिखेंगे अर्थात b सम्मित नहीं है। लिखेंगे अर्थात b सम्मित नहीं है, अर्थात b जो है वो सम्मित नहीं है, b सम्मित नहीं है, ये चीज समझ लो, b सम्मित नहीं है। अब संक्रमकता में देखिए, संक्रमकता में क्या होगा, जो संबंध x का y से है वही y का z से समझ लेते हैं,
और वही x का z से आना चाहिए। तो जो संबंध a का b से है वही मान लेंगे b का किससे है, c से है, तो वही a का c से आना चाहिए। देखिए जो संबंध a का b से है, a का b से संबंध इस प्रकार है कि a जो है b के बराबर या b से छोटा है, वही संबंध b का किससे है, c से, तो वही b का c से हो जाएगा, मतलब जो b है वो भी c के बराबर है, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा a लेस देन आर इक्वल c। ये चीज़ सही आएगी, सत्य आएगी, ये बिल्कुल सत्य आएगा। जो संबंध a का b से है वही b का c से है, तो वही a का c से भी आ जाएगा। कैसे, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। यहाँ पर मान लो आपने एग्जाम्पल कोई ले लिया कि a बराबर ले लिया 1, b बराबर 2, c बराबर 3, इसी से समझ लो। तो देखना, तो ये चीज़ भी सही आएगी, ये भी सही आएगा, ये भी सही आएगा। क्योंकि अगर a छोटा, ऐसे समझ लो, a छोटा है b से और b छोटा है c से। a किससे छोटा है, b से, और b किससे छोटा है, c से, ठीक है ना। बराबर में भी सही आएगा, a बराबर b, b बराबर c। अगर a बराबर है b के और b बराबर है, और आपको पता है दोनों में से कोई एक बात सही हो तब भी सत्य माना जाता है। दो बातें कौन सी हैं, एक छोटा भी एक बराबर भी है, तो छोटा और बराबर में कोई एक बात भी सही तब भी सही माना जाएगा। अगर a बराबर b है, b बराबर c है, तो a किसके बराबर हो जाएगा, c के। चाहे इसे समझ लो a छोटा है किससे, b से, और b छोटा है c से, तो a भी किससे छोटा होगा, c से। देखो a छोटा है b से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 छोटा है 2 से, बराबर तो नहीं लेकिन छोटा है, ये चीज सत्य हो गई। अब b छोटा है c से, देखो यहाँ पर, तो 2 छोटा है 3 से, ये भी सत्य हो गया। तो यहाँ पर देखिए a छोटा है c से, a छोटा है c से, मतलब एक b किससे छोटा हो गया, 3 से, ये भी बात कैसी हो गई, सत्य। मतलब a का संबंध किससे हो गया, c से। तो a का संबंध c से हुआ, इस बार काटना नहीं है, तो लिखेंगे अर्थात r संक्रामक है, r संक्रामक है। अब देखिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक्सरसाइज भी समाप्त हो गई, यहाँ से एक्सरसाइज समाप्त हो गई। जल्दी से स्क्रीनशॉट देखिए, ये एक थ्योरम है, इसको समझा देते हैं, इसके बाद वीडियो समाप्त कर देंगे। इसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे संबंध फलन का, फिर संबंध फलन का एक वीडियो है, उसी में फलन भी बताने लगेंगे। मतलब संबंध का भी, तो फलन पूरा बाकी है। संबंध के जो एनसीईआरटी के एक आध अच्छे क्वेश्चन है वो बताएंगे, और उसी में फलन के बारे में बताने लगेंगे। एकाएकी, अंताक्षेपी, बहुएक, इस तरीके से बहुत सारे फलन उनके बारे में बताने लगेंगे। तो इसको देखिएगा। कहा गया यदि समुच्चय ए में आर तुल्यता संबंध है, यहाँ पर दिया है, देखो आर तुल्यता संबंध है, ये दिया है कि आर तुल्यता है। अच्छा, आर तुल्यता इसका मतलब समझते हो, जब आर तुल्यता है तो इसका मतलब आर में तीनों चीज़ें हो गई, आर में तीनों चीज़ें हो गई। तुल्यता होने का मतलब आर स्वतुल्य भी हो गया। देखिए समझिएगा, ये स्वतुल्य भी हो गया, आर सम्मित भी हो गया, और संक्रामक भी हो गया। आर संक्रामक भी हो गया, संक्रामक भी हो गया। मतलब आर स्वतुल्य हो गया, तो आप कह सकते हो कि x कामा x किस में बिलोंग करेगा, आर में। क्यों, क्योंकि स्वतुल्य हो गया। स्वतुल्य की यही परिभाषा होती है। सम्मित हो गया, तो सम्मित में क्या है कि x कामा y अगर r में बिलोंग करता है तो y कामा x भी r में बिलोंग करेगा। इसे देखो शॉर्टकट में समझा रहे, जबकि आपको पता है, बता चुके हैं। देखो दिया गया है कि r तुल्यता संबंध है, तो सिद्ध करो r इनवर्स भी तुल्यता संबंध है। उन्हें क्या होता था कि हमारी वीडियो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं मिलेंगे, इसलिए हम आपको हर वीडियो में बोलते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप 100% आंख बंद करके पढ़िए, 100% मार्क्स लाएंगे, केवल मेहनत करिएगा। देखिए जरा, तो आर तुल्यता संबंध है। अच्छा, आर इनवर्स क्या होता है, ये हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं। सबसे पहले वीडियो में शायद बताया था कि जो आर इनवर्स होता है वो आर का व्युत्क्रम या प्रतिलोम संबंध होता है। आर इनवर्स क्या होता है, आर का व्युत्क्रम या प्रतिलोम संबंध होता है। आर इनवर्स क्या होता है, आर का व्युत्क्रम या प्रतिलोम संबंध होता है। तो दिया गया कि आर तुल्यता है, तो आर तुल्यता है, तो तुल्यता कब होगा, जब स्वतुल्य सम्मित संक्रामक। तो स्वतुल्य का मतलब x कामा x r में होगा, सम्मित का मतलब x का जो रिलेशन y से वही y का x से। अच्छा, संक्रामक का मतलब क्या हुआ कि जो संबंध x का y से है वही संबंध y का z से है, और वही संबंध x का किससे होगा, z से। यही चीज़ तो बताई थी आपको, सब पहले दूसरे लेक्चर में बताया था कि x का जो संबंध y से वही y का z से, वही x का किससे होगा, z से। मतलब x y r में है, y z r में है। और अगर संक्रामक है, देखो ऐसे देखो, ये y y मैच कर रहा है, ये देखो मैच कर रहा है कि नहीं। संक्रामक होने की वजह से जो संबंध x का y से है वही y का z से है, तो वही x का किससे होगा, z से। चाहे ऐसे देखो कि x कामा y r में है, y कामा z r में है, तो x कामा z भी किस में होगा, r में। ये y y अगर मैच कर जाए तो ये हमेशा नहीं होगा,
जब संक्रामक होगा तभी होगा, जब संक्रामक होगा तभी होगा, जब संक्रामक होगा तभी होगा, हर समय नहीं होगा। जब संक्रामक होगा तभी होगा कि अगर ये वाई वाई मैच कर रहा है, अगर ये वाई वाई मैच कर रहा है तो एक्स कामा जेड भी मैच करेगा, लेकिन ये तभी करेगा जब संक्रामक होगा। अब स्वतुल्यता सिद्ध करना है, आर इनवर्स में तुल्यता सिद्ध करना है, तो आर इनवर्स को तुल्यता कैसे सिद्ध करोगे? अगर आर इनवर्स स्वतुल्य हो जाए, सम्मित हो जाए, संक्रामक हो जाए, अगर आर इनवर्स, आर तो तीनों है, आर में तीनों वैरायटी, क्योंकि आर तुल्यता है तो आर में तीनों वैरायटी हो गई, और अगर आर इनवर्स में भी तीनों वैरायटी हो जाए, तीनों रिलेशन आ जाए, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, तो आर इनवर्स कैसा हो जाएगा? तुल्यता हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर हेडिंग ले लेते हैं स्वतुल्यता, स्वतुल्यता ले लेते हैं। चलिए जैसे ये लिखा है कि x कामा x किस में बिलोंग करता है? R में। x कामा, अगर आप कोई पूछे क्यों तो आप बताओगे क्योंकि R कैसा है? स्वतुल्यता है, और R तुल्यता है तो स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रामक भी होगा। यहाँ लिख देना क्योंकि R, या चाहे लिख देना चूंकि R, ऐसे लिख देना चूंकि R स्वतुल्य है, चूंकि R पहले से ही पता है कि R स्वतुल्य है, पहले से ही पता है कि R कैसा है? स्वतुल्य है। अगर कोई कहते पहले से क्यों पता है कि R स्वतुल्य है? अरे भैया पहले से पता है कि R तुल्यता है, तुल्यता का मतलब स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। अब देखिए चूंकि R स्वतुल्य है इसलिए x कामा x किस में बिलोंग करेगा? R में। x कामा x अगर कोई पूछ ले कि x कामा x R में क्यों बिलोंग करता है तो आप बताओगे क्योंकि R कैसा है? स्वतुल्य है। तो अब इसका देखिए तो x कामा x, इसका उल्टा कर दो तो ये किस में बिलोंग करेगा? R इनवर्स में। अब इसको आर इनवर्स ना पता हो तो सबसे पहला लेक्चर देख करके आइए। हम इसलिए कहते हैं प्ले लिस्ट से देखते चलो, प्ले लिस्ट में, हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट में देखिए, सबसे पहले लेक्चर में देखना आर इनवर्स के बारे में बताया था, प्रतिलोम संबंध या व्युत्क्रम संबंध के बारे में बताया था। इसका उल्टा कर दो तो x और x का उल्टा भी यही आएगा, x और x का उल्टा भी यही आएगा। x और x का उल्टा मतलब इस x को पहले कर दो, इस x को बाद में कर दो, तो लिख दिया। इसका मतलब यहाँ पर कह सकते हो आर इनवर्स, भाई ये x कामा x आर इनवर्स में भी हो गया, x कामा x। अगर आपसे कोई पूछे x कामा x आर में क्यों है? x कामा x आर में इसलिए क्योंकि r स्वतुल्य है। अब इन अवयवों का उल्टा करेंगे, ये जो क्रमित युग्म है ना, आपको इसीलिए कहते हैं आर इनवर्स के लिए आपको पहला लेक्चर देखना पड़ेगा। इनका उल्टा कर दो क्रमित, इस x को पहले, इस x को बाद में, तो किस में हो जाएगा? आर इनवर्स में। तो x कामा x आर इनवर्स में भी हुआ तो आर इनवर्स कैसा हो गया? स्वतुल्य है। इसका मतलब हो गया कि आर इनवर्स कैसा है? स्वतुल्य। अब देखिए सम्मित के लिए क्या करेंगे। सम्मित के लिए चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि x कामा y बिलोंग करता है किसमें? आर इनवर्स में। अब देखिए सम्मित कैसे सिद्ध होगा, मेरी बात समझना, सम्मित कैसे सिद्ध होगा? अगर x कामा y आर इनवर्स में बिलोंग करता है तो अगर ये सिद्ध हो जाए कि y कामा x बिलोंग करता है, देखो x कामा y अगर r में है तो सम्मित होने की वजह से क्या होता है? y कामा x भी तो r में होता है। अगर x कामा y r में है तो सम्मित होने की वजह से y कामा x भी r में होता है, y कामा x भी r में होता है। चलिए हमने मान लिया कि x कामा y आर इनवर्स में है, x कामा y किस में है? आर इनवर्स में। अब हम लोग क्या सिद्ध कर दें? अगर ये सिद्ध कर दें कि y कामा x भी आर इनवर्स में है, क्योंकि सम्मित होने में क्या होता है? जब x कामा y आर में होता है तो y कामा x भी आर में होता है। जब x कामा y आर में होता है तो सम्मित होने की वजह से y कामा x भी आर में होता है। तो x कामा y हमने मान लिया कि आर इनवर्स में है, बिलोंग करता है। अब अगर हम लोग ये सिद्ध कर दें, अगर हम लोग ये सिद्ध कर दें कि y कामा x भी आर इनवर्स में बिलोंग करता है, y कामा x भी आर इनवर्स में बिलोंग करता है, तो सिद्ध हो जाएगा कि आर इनवर्स सम्मित है। चलिए देखिए तो कैसे, तो देखो जरा, x कामा y अगर आर इनवर्स में है तो y कामा x किस में होगा? r में। अब तो ये कैसे होगा? ये तो प्रतिलोम संबंध पहला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, पहला लेक्चर देखना पड़ेगा कि अगर x कामा y आर इनवर्स में है तो इन ये जो क्रमित युग्म है इनका उल्टा कर दो तो किस में हो जाएंगे? r में। इसके लिए आपको पहला लेक्चर देख लीजिए, समझ लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी चीज़, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि x कामा y आर इनवर्स में है तो y कामा x किस में होगा? r में। अब देखिए y कामा x अगर r में है, y कामा x अगर r में है तो x कामा y भी r में होगा, x कामा y भी r में होगा। अगर कोई पूछे क्यों? क्योंकि पता है कि r कैसा है? सम्मित है। अगर कोई कह दे r सम्मित कहाँ से हुआ, अगर कोई कह दे r सम्मित कहाँ से हुआ तो भैया r तुल्यता है, और जब r तुल्यता है तो स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है।
तो पहले तो हमने मान लिया कि x कामा वाई किस में बिलोंग करता है, आर इनवर्स में। अगर आर इनवर्स में बिलोंग करता है तो ये जो क्रमित युग्म है इनको उल्टा कर दो तो किस में बिलोंग करेगा, आर में। तो ये थ्योरी कहाँ से आ गई, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया, पहला लेक्चर जा करके देख लीजिए, फर्स्ट वाला वीडियो देख लीजिए, फर्स्ट वाला लेक्चर देख लीजिए। तो अगर x कामा वाई आर इनवर्स में है तो y कामा x किस में होगा, आर में। अब y कामा x अगर आर में है तो x कामा y भी किस में होगा, आर में। क्यों, क्योंकि r सममित है, पहले से पता है कि r सममित है। और जब r सममित है, जब पहले से ही पता है कि r सममित है तो x कामा y का जो रिलेशन r से वही y कामा x के वही y कामा x का भी रिलेशन r से ही होगा। जब सममित ही है तो x कामा y भी r में होगा, y कामा x भी r में होगा। तो y कामा x r में है, लेकिन r पहले से पता है कि सममित है तो x कामा y भी किस में होगा, r में। x कामा y भी किस में होगा, r में। अब देखिए जब x कामा y, अगर आपसे ये दो लाइनें कोई पूछ लें ये कहाँ से आया, तो r इनवर्स में। अगर x कामा y r इनवर्स में है तो पहले वाले लेक्चर में समझाया था कि इनका उल्टा कर दो, तो इनका उल्टा मतलब y कामा x किस में हो जाएगा, r में। अब अगर y कामा x r में है तो x कामा y r में क्यों हो गया, क्योंकि r कैसा है, सममित है भैया। r कैसा है, सममित है। और सममित में क्या होता है, सममित में x y भी r में होता है, y x भी r में होता है। तो y x r में है तो x y भी r में होगा, क्योंकि r सममित है। अब देखो x y अगर r में है तो फिर इनको इन क्रमित युग्म को उल्टा कर दो, y कामा x किस में हो जाएगा, r इनवर्स में हो जाएगा। अगर x कामा y r में है तो y कामा x किस में हो जाएगा, r इनवर्स में। तो यहाँ पर कह सकते हैं अर्थात r इनवर्स, देखो अब x कामा y r इनवर्स में था और y कामा x r इनवर्स में सिद्ध हो गया, तो r इनवर्स भी कैसा हो गया, सममित है। r इनवर्स भी सममित है। अब संक्रमकता के लिए थोड़ा समझिएगा, थ्योरम है, आ सकती है बोर्ड एग्जाम में, गौर से देखिएगा। संक्रमकता के लिए, संक्रमकता के लिए क्या होगा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसे मान लेंगे कि x कामा y बिलोंग r इनवर्स तथा y कामा z बिलोंग r इनवर्स। तो क्या सिद्ध होना चाहिए बताइए, क्या सिद्ध होना चाहिए कि संक्रमकता आ जाए। जो रिलेशन एक्स वाई का आर इनवर्स से है वही रिलेशन वाई जेड का आर इनवर्स से है, तो वही रिलेशन एक्स और जेड का आर इनवर्स से होना चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या सिद्ध हो जाना चाहिए, तो ये सिद्ध हो जाना चाहिए कि एक्स कामा जेड भी आर इनवर्स में है, तो आर इनवर्स संक्रमक हो जाएगा। क्यों, अगर देखो जैसे आपने देखा कि अगर आर संक्रमक है तो अगर एक्स वाई आर में है, वाई जेड आर में है, तो एक्स ये वाई वाई मैच कर रहा है तो एक्स जेड भी किस में होगा, आर में। लेकिन ऐसा कब होगा, हर समय नहीं होगा। हर समय ऐसा नहीं होगा कि ये वाई और वाई मैच कर जाए तो एक्स जेड आर में हो जाएगा। ये तभी होगा जब आर संक्रमक होगा, ये तभी होगा जब आर संक्रमक होगा, ये तभी होगा जब संक्रमक संबंध होगा। और यहाँ संक्रमक संबंध क्यों है, क्योंकि तुल्यता है, तुल्यता में तीनों क्वालिटी होती हैं, तीनों रिलेशन होते हैं, स्वतुल्य, सममित और संक्रमक। तो जैसे यहाँ पर एक्स वाई आर में है, वाई जेड भी आर में है और आर संक्रमक है, वाई वाई मैच कर गया तो एक्स जेड भी किस में होगा, आर में। लेकिन ये तभी होगा, ये वाई वाई मैच करने पर, ये वाई वाई मैच करने पर एक्स जेड आर में तभी आएगा, एक्स जेड आर में तभी आएगा जब आर कैसा होगा, संक्रमक होगा। तो यहाँ पर अगर एक्स जेड आर इनवर्स में आ जाए, ये तो मान लिया कि एक्स वाई आर इनवर्स में है, वाई जेड भी आर इनवर्स में है, लेकिन अगर एक्स जेड भी आर इनवर्स में आ जाए, अगर एक्स जेड भी आर इनवर्स में आ जाए, तो एक्स जेड भी अगर आर इनवर्स में आ जाए तो आर इनवर्स संक्रमक हो जाएगा। चलिए देखिए तो इसको कैसे लगाओगे। अब एक्स वाई अगर आर इनवर्स में है तो वाई एक्स किस में होगा, वाई एक्स आर में हो जाएगा। पहला वीडियो देख लीजिए, वाई एक्स ये क्रमित युग्म बदल देंगे तो आर में हो जाएगा, तथा वाई जेड अगर आर इनवर्स में है तो जेड वाई किस में हो जाएगा, आर में हो जाएगा, जेड वाई आर में हो जाएगा। देखिए जेड वाई आर में हो जाएगा। अब एक काम करो, इसको पहले लिख दो, जेड कामा वाई बिलोंग आर, तथा इसको बाद में लिख दो y कामा x बिलोंग r। अगर आपसे कोई पूछे कि ये लाइन कहाँ से आ गई तो इसके लिए आपको पहला लेक्चर, पहला वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें आपको प्रतिलोम व्युत्क्रम संबंध बताया था। x y r इनवर्स में है तो इसका उल्टा y x किस में होगा, r में, और इसका उल्टा z y किस में होगा, r में। इसको पहले लिख दिया और इसको पहले लिख दिया। अब देखिएगा ये y और ये y मैच कर रहा है तो क्या बनेगा, z कामा x किस में आ जाएगा, r में। लेकिन ये हमेशा नहीं आएगा भाई साहब,
बार बार बता रहे 20 बार, हमेशा नहीं आएगा, ये तभी आएगा जब R संक्रामक होगा। ये तभी आएगा जब R संक्रामक होगा, और R संक्रामक है ये पहले से पता है, R संक्रामक है पहले से पता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बन जाएगा Z कामा X बिलोंग R। यहाँ पर लिख देना चूंकि R संक्रामक है, ये हमेशा नहीं होगा, ये मैचिंग करने पर ये Z कामा X X कामा ZR में हमेशा नहीं होगा, जब R संक्रामक होगा तभी होगा। लिखोगे चूंकि R संक्रामक है, चूंकि R संक्रामक है इसलिए होगा। और देखिए Z कामा X R में हो गया, तो अगर इसी को उल्टा कर दें क्रमित युग्म को, X कामा Z ये किस में हो जाएगा, R इनवर्स में। Z कामा X R में है तो X कामा Z किस में हो जाएगा, R इनवर्स में। अब देखिए X कामा Z R इनवर्स में हो गया तो लिखेंगे अर्थात, चाहे लिख दो R इनवर्स संक्रामक है, R इनवर्स कैसा है, संक्रामक है, R इनवर्स संक्रामक है। अब नीचे लिख देना चूंकि R इनवर्स, ऐसे लिख देना, सुन लो क्या लिख देना, चूंकि R इनवर्स स्वतुल्य सममित और संक्रामक है अतः R इनवर्स तुल्यता है, अतः R इनवर्स तुल्यता है। देखिए वीडियो बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में भी संबंध के बारे में बताएंगे और फलन भी शुरू कर देंगे, इसलिए जुड़ जाइए हमारे चैनल से और सब्सक्राइब तो कर लीजिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।